हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शोरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज हमारा चैप्टर है 3, सजीव जगत, जिसको आप कहते हैं। 3 चैप्टर है और थोड़ा लेंथी है। लेंथी अगर मैं एक तरह से कहूँ तो ये लेंथी नहीं है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और आपको पता है हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं ईवीएस के, स्टेट, यूपी टेट, सी टेट जो भी हुए हैं, हम सब एक साथ लेके चल रहे हैं और टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। 2 टॉपिक हम कर चुके हैं। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है सजीव जगत। इसका हम हाफ चैप्टर करेंगे, हाफ करेंगे हम कल। ओके, जहाँ मुझे लगेगा ये क्वेश्चन बहुत समझाने वाला है तो उसका पूरा समझाऊंगी, अदरवाइज हम इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो कौन सा वर्णक होता है भाई जिसके कारण पौधे जो है वो आपके हरे होते हैं? तो आप सबने देखा होगा हरे पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना। हरे पौधे भोजन बनाते हैं। सूखे पौधों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हरे पौधे। ठीक है। तो हरा रंग किस वजह से होता है पौधों का? तो हरा रंग होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल जो होता है उसकी वजह से पौधों में हरा रंग होता है। ठीक है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पत्तियों में क्लोरोफिल एक वर्णक होता है, पत्तियों में पाया जाता है ये, और पत्तियों में ही भोजन बनता है। ठीक है। सन की लाइट होती है, जल हो गया आपका, इनके हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सबसे मिलकर जो है पौधा भोजन का निर्माण करता है और पत्तियों के थ्रू होता है। तो क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग जो होता है वो हरा होता है। आगे क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम जो है वो ओसिमम सैंक्टम है। इसको महत्व किस नाम से जाना जाता है? तो जो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा मानते हैं पूजा पाठ को, उनको तो समझ आ गया होगा कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, कौन सा आएगा आपका। बट फिर भी आपको पता है ऐसा पौधा तुलसी है। तुलसी बहुत पवित्र माना गया है हिंदू धर्म में, और ये कोई पाखंड नहीं है कि भाई तुलसी को कुछ भी उठा के बोल दिया कि ये पवित्र है, इसकी पूजा करो। नहीं, तुलसी के बहुत फ़ायदे हैं। कैंसर में तुलसी जो है वो बेनिफिशियल है ना। तुलसी की चाय पीते हैं, बुखार में कितना आराम मिलता है, जुकाम में कितना आराम मिलता है। तो उस वे से तुलसी जो है, साइंटिफिक वे से तुलसी जो है बहुत अच्छी है। और यही कारण है कि हमारा हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है हमारा, वो पहले से इन चीज़ों को ठीक, मतलब वो उन चीज़ों को पहले से ही बता चुका है हमें साइंस के जो अब जो प्रूफ हो रहे हैं उनकी हमें तो ज़रूरत है ही नहीं। खैर, जिनको जो नहीं मानते उनको ज़रूरत है, और वो भी प्रूफ कर चुके हैं कि हाँ ये चीज़ें बेनिफिशियल हैं। ठीक है। तो इस वजह से तुलसी को जो है आपको बहुत ही पवित्र माना जाता है, और हिंदू धर्म में स्पेशली। ठीक है। तो ये रीज़न है। पहले की जो चीज़ें हैं, पीपल को पवित्र माना गया है, उसको तुलसी को पवित्र माना गया है। तो ऐसा ही नहीं माना गया। ऐसा ही नहीं है कि मुँह उठा के बोल दिया हाँ पीपल की पूजा करो, बरगद की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो। ऐसा ही नहीं बोला गया भाई, उसका रीज़न था, और वो रीज़न उनको उस इतने साल, हज़ारों साल पहले उनको पता था। चलो बातों में नहीं चढ़ेंगे भाई। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? मतलब क्या सोख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे किसको सोखते हैं? जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, अभी 1 मिनट भी नहीं हुई। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पत्तियों में जो है भोजन बनता है, क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा रहता है। सूरज की रोशनी से, जल से यानी कि हाइड्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इन सब से जो है पौधा भोजन का निर्माण करता है। तो सोखता क्या है प्रकाश संश्लेषण? वातावरण से, पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको सोखता है। ठीक है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही हर घर में बनता होगा भाई, सबको पता होगा, बच्चे को। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया। आपको पता है दूध से दही बनना जो है, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु से बनता है। जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है। और इस जीवाणु के कारण पनीर भी बनता है, इसके कारण सिरका भी बनता है। ठीक है। तो क्या कहलाती है ये विधि जब दूध से दही बनता है? तो ये जो दूध के कारण दही जमता है, यानी कि जीवाणुओं के कारण जो दही जमता है, इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, किण्वन। और प्रकाश संश्लेषण तो आपको पता ही है क्या होता है, अभी बताया है। एक वयस्क मानव की कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। और अगर बच्चे की आपसे पूछे जाए कितनी होती है, तो 300 प्लस जो भी ऑप्शन में दिया हो उसको आपने टिक कर, जैसे इसमें 305 है तो उसको टिक कर देना, आप 300 प्लस आपको मिलेंगी। ठीक है। तो एक वयस्क मानव में 206 होती है। आगे है फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो हरियाणा साइड की जो है, पंजाब साइड के जो है, उत्तराखंड वाले उनको तो पता होगा भाई। फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ये चीज़ें याद करने वाली, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। आपको थोड़ी सी मैप वैप की नॉलेज होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो किसका ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका
जल का जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है, और NADP इसका जो है वो आपका अपचयन होता है, या हम कहें निष्कासन होता है। ठीक है, अपचयन होता है, निष्कासन होता है। NADP यानी कि आपकी निकोटिनामाइड होता है, ये एडेनिन, निकोटिनामाइड एडेनिन, और ये होता है आपका डिन्यूक्लियोटाइड, ऐसा कुछ करके नाम है, और ये फास्फेट, पी से फॉस्फेट। ठीक है, आगे है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कभी UT टेट में आ रहा है, कभी UP टेट में आ रहा है, कभी H टेट में आ रहा है। EVS का यही तो अच्छी बात है, मतलब C टेट के जो पेपर होते हैं, या स्पेशल अगर EVS की अगर मैं बात करूँ तो उसके क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है EVS का, बहुत ज़्यादा नहीं है। C टेट के तो गिने चुने फेवरेट चैप्टर होते हैं, और बस उसी में से ही बार बार क्वेश्चन आते हैं। और देख लो, आप देख भी सकते हैं, 2 चैप्टर हमने किए, उसमें भी आपने देखा है, और आप इसमें भी देख सकते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वायुमंडल का शुद्धिकारक किसको कहा जाता है भाई? श्वसन की प्रक्रिया को, वाष्पोत्सर्जन की, प्रकाश संश्लेषण की, या सभी को? तो क्या चीज़ है जिसको हम वायुमंडल का शुद्धिकारक कहेंगे? तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको शुद्धिकारक कहेंगे, क्योंकि इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है एनवायरनमेंट से, ऑक्सीजन फिर छोड़ रहा है, और प्रकाश संश्लेषण की वजह से पौधे जो है भोजन बना रहे हैं, वो जीवित रह रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, पौधे भोजन बना रहे हैं, तो भाई बाकी जीव उस पर निर्भर है ना। तो शुद्धिकरण अगर किसी को कहेंगे तो वो होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, बर्फ़ पर अंडे देने वाला पक्षी, बड़ा ही मतलब मैं कहूँ तो एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है ये। बर्फ़ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा होता है भाई? जो जिनको घूमने घामने का शौक ज़्यादा होता है ना, उनको तो पता ही होगा अच्छे से, है ना। तो बर्फ़ पर अंडे देने वाला जो पक्षी होता है वो आपका पेंगुइन होता है। नाम से आपको लग रहा है पक्षी मीन्स उड़ने वाला होगा, नहीं। इसकी खास बात ये है, पेंगुइन जो है वो उड़ता नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेंगुइन से क्वेश्चन आते हैं आपके, गिने चुने पक्षी जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जो स्पेशल होते हैं ना, कुछ अलग ही वैरायटी होते हैं, उनसे आते हैं। पेंगुइन जो है उड़ता नहीं है, बर्फीले इलाकों में रहता है, मैंने ये बताया था। बर्फ़ पर अंडे देता है ये पक्षी, बर्फ़ पर, ठीक है। और ये मोस्टली जो क्या होते हैं, इनकी जो इनका नेचर क्या है, ये ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, और ये पानी में तैर सकता है, और ये चलता है, मतलब उड़ता नहीं है, ये पक्षी है बट उड़ता नहीं है। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? कौन सा वृक्ष है भाई? जो खेती करते हैं उन बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता है कि कीटनाशक, जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन सा है? तो नीम जो है वो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। और आपने ये भी सुना होगा, नीम की पत्तियां जो है टंकी में डालते हैं, मतलब गेहूँ की टंकी होती है उसमें डालते हैं ना, हमारे तो डालते भी, आपके डालते पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मृस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो मृस्थलीय प्रदेशों में आपको पता है छोटी छोटी पत्तियां वाले जो पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं, और साथ में उनके कांटे लगे होते हैं। तो ऐसी वनस्पति जो है वो मृस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, वाष्पोत्सर्जन वगैरह जो है वो कम होता है, क्योंकि उसको पानी इतना मिलता नहीं है, तो उस वजह से वहाँ कम होता है। तो इसलिए कैक्टस जो पौधा है वो मृस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। और कैक्टस नाम से ही स्पष्ट है, देख लो, कैक्टस कांटे वाला, कैक्टस कांटे वाला। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो ये हम कर चुके हैं, लैक्टोबैसिलस जो है उत्तरदायी है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज जो है लैंसटीन ने की थी, लैंसटीनर ने की थी, ठीक है। प्याज आलू अदरक है, ये क्या है अभी? प्याज आलू अदरक जड़ है या तना है या अपस्थानिक जड़ें हैं, सल्क पत्र है? एक बात बताऊँ आपको, EVS ना जो गाँव के बच्चे हैं उनको बहुत ईजी लगती है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें होती है जो उनकी देखी हुई होती है, उनकी एक्सपीरियंस की हुई होती है, उनके अनुभव से जुड़ी होती है। शहर वालों को EVS ईजी नहीं लगता, क्योंकि वो उन चीज़ों, वो उनको सब कुछ याद करना पड़ता है। अब गाँव वाले हैं, देखो, अब ये प्याज आलू अदरक खेती की बातें हो गई, घर परिवार की, है ना, एनवायरनमेंट की, ये बातें उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको पता है। अब प्याज आलू अदरक क्या है भाई? बहुत अच्छे से पता है ना। ये जो है आपके तने होते हैं एक किस्म से, आलू जो है, अदरक है, प्याज है, तो ये आपके किस में आएंगे? तने में आएंगे, है ना। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, कुछ जड़ वाले भी होते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार, जड़ वाले कौन से हैं, या फिर नाम देकर, तने वाले मतलब नाम देकर ही पूछ लेते हैं। एक यहाँ प्याज हो गया, आलू है, अदरक है, लहसुन भी इसी में आता है, हल्दी जो होती है, हल्दी भी तने वाली होती है, उसको भी तने वाला जो है पौधा हम कह सकते हैं हल्दी को। ओके, तो ये सारे तने वाले हैं, मतलब तने से पत्तियाँ, टहनियाँ, शाखाएँ ये सब निकलती हैं। ओके, इनके पौधे, इनके जो इन पौधों के जो तने हैं ना वो ज़मीन के नीचे होते हैं। इन पौधों के तने जो है वो ऐसे 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 ज़मीन के नीचे होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है जड़। जड़ वाले कौन से होते हैं भाई? जो जड़ वाले होते हैं, जड़ वाले पौधों में कौन से आएंगे? तो जड़ भी अलग अलग टाइप की होती है, कुछ मूसला जड़ अगर हम कहें तो वो होती है। जड़ वाले जैसे मटर भी होता है, चना भी जड़ वाले में ही आता है, ठीक है। सरसों हो गई, तुलसी हो गई, जामुन हो गया, तो जड़ वाले अलग अलग टाइप के होते हैं। जड़ में अगर
लहसुन भी आ जाते हैं, रेशेदार जड़ जैसे होती है तो उसमें लहसुन भी आ जाता है। तो जड़ वाले अलग अलग होते हैं टाइप के, एक टाइप के उसमें नहीं होते हैं। और अपस्थानिक जड़ें भी, ये भी जड़ का ही प्रकार है। अपस्थानिक जड़ें मतलब मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, जकड़ा जड़ जिसको हम कहते हैं, जकड़ा जड़ें। ओके, तो ये आपकी जड़ों में आती है। नेक्स्ट है, आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आगे जो ना इससे लेंथी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई कई बहुत लेंथी है, तो वो लेंथी वाले हम कल करेंगे, आज इतने ही करेंगे। मतलब इतने नहीं करेंगे, कुछ तो रहते फिर भी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा निम्न में से मतलब वातावरण में से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ये क्वेश्चन मैं आपको 3-4 बार बता चुकी हूँ और ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। तो कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? पर्यावरण से। तो पर्यावरण से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। और आपको पता है एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा हमारी नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। और रात को पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, इसलिए कहा जाता है रात को पौधों पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन पीपल का पेड़ ऐसा है जो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रखा है? तो जस्ट मैंने अभी बताया था, कांटेनुमा पत्तियों के बारे में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो मरुस्थलीय पौधे हैं, राजस्थान की, सिर्फ राजस्थान के नहीं, मतलब मरुस्थल एरिया जहाँ भी है, सूखा एरिया अगर हम कहीं। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? मतलब वृक्ष का कौन सा उदाहरण है? अभी बरगद है, गुलाब है, तुलसी है, मेहंदी है, कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? तो ये मुझे नहीं लगता ये बताने वाला है। ये बरगद है। मतलब बरगद जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, मोटा तना होता है, भूरे रंग का तना होता है जो वृक्ष होते हैं उनका। तो ये क्वालिटी है, बरगद हो गया, आम, अमरूद, जामुन, नीम, किक्कर, पीपल, ये सब वृक्ष में आते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अस्टेट देख लो, अस्टेट कितनी इजी क्वेश्चन है ईवीएस के, अभी ऐसे ही पूछता है अस्टेट। अस्टेट हो या सीटेट हो, इजी क्वेश्चन होते हैं ईवीएस के। कीट बख्शी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? कीट बख्शी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व जो नहीं होता? उसमें नाइट्रोजन नहीं होती। जिस मृदा पर कीट बख्शी तत्व जो है आपके उगते हैं उसमें नाइट्रोजन नहीं होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? बांस है, केला है, सरसों है या गन्ना है? कौन सा पौधा जो है वो द्विबीजपत्री है? तो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें आपके जैसे मूली हो गई, सरसों हो गई, इमली, संतरा, टमाटर, ये आपके जो है वो द्विबीज पौधों में आते हैं, द्विबीज पौधों में काउंट किए जाते हैं। तो ये सरसों जो है वो आपकी द्विबीजपत्री पौधों में आती है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है या कैप्जियम के द्वारा होता है या पेलिसर के द्वारा होता है? तो पौधों में जल का जो अधिग्रहण है वो किसके द्वारा होता है भाई? तो वो जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक होते हैं। तो जल का सवन जो होता है वो जाइलम करता है और जो भोजन का सवन करता है मतलब भोजन का अधिग्रहण जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। जल का जाइलम, जल जाइलम, ऐसे याद रखना, जल जाइलम और फूड का फ्लोएम। ओके, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? मतलब आम है, इमली है, नीम है, नारियल है, तो इसमें से अलग क्या है भी दोनों में? मतलब कोई जड़ को लेके अलग है या वृक्ष या पौधा या किस टाइप से कौन सा अलग है? तो इसमें आपका नारियल जो है, मतलब नारियल जो है, नारियल पौधा जो है वो आपका अलग है। ठीक है, नारियल आपका अलग है। ओके, आम जो है वो आपका उसमें पेड़ में आ गया है ना, इमली है आपका पौधे में है, नीम भी पेड़ में है। और ओके ओके, नेक्स्ट है, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो किस मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव पादपों का इसने कहा है, तो मैंग्रोव पादपों के लिए किस क्षेत्र में उस बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए? किस क्षेत्र में खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए भाई मैंग्रोव वनस्पति के लिए? मैंग्रोव वनस्पति जो है लवणोभिद दलदल जो होता है वहाँ पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? लवणोभिद जो दलदल जो एरिया होता है, दलदल वाला जो एरिया होता है उसमें जो है मैंग्रोव वनस्पति आपकी पाई जाती है। मतलब ये जो लवणोद्भिद होते हैं ये पौधे दलदली एरिया में आपके पाए जाते हैं, मैंग्रोव पादप। और इनकी जड़ें जो है वो मतलब पौधों की जड़ें जो है ज़मीन से ऊपर की ओर निकल जाती हैं ताकि वो सांस ले सकें। जैसे मैंग्रोव वन कौन से होते हैं? सुंदरी पेड़ जो होते हैं समुद्र के किनारे किनारे आपने देखा होगा,
समुद्र के पास वाला जो एरिया है वहाँ सुंदरवन है और वहाँ सुंदरी के पेड़ काफ़ी है। तो सुंदरी पेड़ जो होते हैं वो दलदली एरिया में होते हैं और उनकी जड़ें ऊपर निकल जाती है, क्योंकि दलदल का एरिया फिर सांस नहीं आता है ना, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ऑक्सीजन लेने के लिए, हवा लेने के लिए, तो इनकी जड़ें जो है ऊपर उठ आती है। तो ये इसकी वैरायटी है, मतलब इसकी क्या है, विशेषता है। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है? इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? तो प्रकाश संश्लेषण तो आपको पता है पौधों में होता है, मतलब प्रजनन क्या करते हैं उसको नहीं कहते, ये भोजन बनाने की प्रक्रिया है। वाष्पीकरण जो जल वाष्प होता है उसको कहा जाता है। तो प्रजनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागण से जो है पौधों का प्रजनन होता है। ठीक है। सेक क्या है? लाइकेन, मतलब सेक, लाइकेन अगर कहें तो परजीवी है, रसायन कोषी है, अपघटक है या सहजीवी है। सेक क्या है? तो सेक जो है वो आपका सहजीवी है। सेक क्या है आपका? सहजीवी है। ठीक है। कल जो है इनके बारे में हम डिटेल से करेंगे, मतलब परजीवी, सहजीवी, ये सब चीज़ें। आज पौधों के बारे में है, ये थोड़ा डिटेल से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग और केसर जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तने से, फूल से या फल से? लौंग और केसर, लौंग और केसर जो है वो आपके फूल से प्राप्त, पौधे पर जो फूल लगा होता है उससे प्राप्त होते हैं। फूल में लगे होते हैं लौंग और केसर। ठीक है। तने वाले तो जस्ट मैंने अभी आपको बताए थे। तने के जैसे आलू हो गए, प्याज, अदरक, लहसुन जो है वो तने वाले हो जाते हैं। फल, जितने भी फल आप खाते हैं, आम, अमरूद वगैरह, ये वाले फूल से। लौंग, केसर हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं जो फूल से प्राप्त होते हैं। फूल अगर वो वाले, मतलब फूल की अगर वैरायटी भी अलग अलग होती है ना, वो उस टाइप से फूल वाले। किस जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करता है? मतलब किसी जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करते हैं, मतलब किसी जगह पे फ्लोरा है या फोना है तो वो किस चीज़ को सूचित करते हैं? फ्लोरा और फोना क्या होता है भाई? फ्लोरा जो आपका होता है, फ्लोरा अगर बात करें तो वो पादप जगत होते हैं, मतलब पादप पौधों के बारे में जो होता है, पौधों का विषय में जो बात करते हैं वो फ्लोरा में आती है। फोना होती है जंतुओं की। ठीक है। फोना किससे रिलेटेड होता है? जंतुओं से रिलेटेड होता है। और फ्लोरा आपका पौधों से, और फोना आपका जंतुओं से। ठीक है, इसको याद रखना। तो किसी जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करते हैं, तो किस चीज़ के बारे में सूचित करते हैं भी? फ्लोरा और फोना तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को सूचित करते हैं। फ्लोरा से पेड़ पौधे, फोना से जीव जंतु। अपोजिट भी दे सकता है आपको, जैसे आगे जंतु लिख दिए, पीछे पेड़ पौधे लिख दिए, ऐसे भी लिख सकता है। तो ऑप्शन में आप ध्यान रखना कि क्या लिखा है इसने। तो फ्लोरा जो है आपके पेड़ पौधों में आ जाएगा और जंतु जो है आपकी फोना में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सभी हरे पौधों द्वारा होता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी 2-3 बार। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है भाई? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? मतलब अपमार्जक कौन से वाले हैं पृथ्वी के? तो जीवाणु और कवक जो होते हैं ये अपमार्जक होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल भी पढ़ाया था आपको। यानी कि जो हम कहें उसको खाते हैं, मतलब मरे हुए, क्या उसका एक मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, मरे हुए जो होते हैं उनको, जीवों को जो खाते हैं, अपघटक। हाँ, अपघटक जो होते हैं उनको अपमार्जक कहा जाता है। अपघटक जो होते हैं वो आपके अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है। मुझे एक सेकेंड, वो मुझे याद नहीं आ रहा उसका क्या, अपमार्जक में अब, हाँ, जीवाणु और कवक होते हैं, अपघटक करता है। मृतक भक्षी जिसको कहते हैं, हाँ याद आ गया, मृतक भक्षी जिसको हम कहते हैं वो अपघटक होते हैं, जीवाणु और कवक होते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है किस रंग में सबसे अधिक होती है? किस रंग में सबसे अधिक होती है भाई? तो वो आपकी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में जो है वो सबसे अधिक होती है। आप सोच रहे हो हरे रंग में होती है, हरे रंग में, लाल रंग जो है सबसे ज़्यादा क्रिया जो होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है। लाल रंग में सबसे अधिक होती है और बैंगनी जो रंग होता है उसमें सबसे कम होती है। साइंस वाले बच्चों को तो अच्छे से पता होगा। तो लाल रंग यानी कि रेड कलर में सबसे अधिक होती है और बैंगनी में सबसे कम होती है। और आपने देखा होगा जो लाइट हमारी लगी होती है ट्रैफिक की, उसमें भी लाल रंग जो दूर से दिखाई देता है, इसी वजह से, मतलब उसका जो
हम कहें उस वो बहुत दूर से आने वाले व्हीकल वालों को है जो है दिख जाता है, इसलिए लाल रंग आपका रखा जाता है रोकने के लिए। तो इस वजह से लाल रंग जो है सबसे ज़्यादा उसकी प्रकाशन की जो क्रिया है वो लाल रंग में सबसे अधिक होती है। तो यही रीजन होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल है, वर्षा जल है, पर्यावरण है या हरे पौधे हैं? तो हरे पौधे जो हैं वो सबसे अच्छा स्रोत है। आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? आपका हृदय जो है एक दिन में लगभग आपका कितनी बार धड़कता है? वो 1 लाख। ठीक है, तो आपका हृदय है एक दिन का पूछा है इसने, कहीं आगे पीछे कुछ पूछ ले तो उसमें फिर ऐड ऑन कर लेना, कहीं सोचो कि भाई हमें तो 1 लाख बताया था। ठीक है, हृदय जो होता है हमारे बाईं साइड होता है, लेफ्ट साइड हृदय जो होता है। ठीक है, एक हमारी हाथ की मुट्ठी के बराबर हम कहें तो हमारा हृदय होता है, उसकी शेप जो है, उसका आकार जो है, और 1 मिनट में अगर बोले तो ये आपका 72 बार धड़कता है। ठीक है, और जो हृदय की धड़कन है उसको हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से हम उसको सुन सकते हैं, और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 1 दिन में। ठीक है, उसके बाद है आपका मनुष्य के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं अभी? नीलय, अलिंद। हाँ, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि हृदय जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, और वो जो है 4 भागों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, 4 भागों में डिवाइडेड होता है। हृदय जो होता है 4 भागों में डिवाइडेड है, और इसमें 2 आपके होते हैं अलिंद जिसको हम कहते हैं, और 2 आपके नीले होते हैं। 2 अलिंद होते हैं, 2 आपके नीले होते हैं। और विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की जो हृदय की धड़कन जो है प्रति मिनट होती है वो कितनी होती है? विश्राम अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति की, तो स्वस्थ व्यक्ति की भाई 72 होती है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? कौन सा अंग है जिससे अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो वो यकृत है भी आपका। यकृत की मदद से अमोनिया को यूरिया में चेंज किया जाता है। ठीक है, और यकृत जो होता है बॉडी में एक ही होता है, और ये अमोनिया को, और अमीनो एसिड भी होता है, अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, और फिर जो है उस यूरिया जो है मूत्र द्वार से ठीक वो बाहर निकल जाता है। ओके, ये है आपका वर्क। ये जो 2 पाए जाते हैं, मतलब जिसको हम गुर्दा कह दें, तो 2 पाए जाते हैं हृदय में, हृदय में नहीं, बॉडी में, मनुष्य की बॉडी में 2 पाए जाते हैं, 2 गुर्दे। फेफड़े भी आपके 2 पाए जाते हैं। फेफड़ों का काम है कार्बन डाइऑक्साइड और या जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बाकी की जो गैसेस होते हैं उनको बाहर निकालना। हृदय जो होता है आपका एक ही होता है, 4 इसके कक्ष होते हैं, 2 अलिंद 2 नीले कहलाते हैं। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, जैव रासायनिक प्रयोगशाला हम किसको कहेंगे मनुष्य के शरीर की? तो यकृत जो है वो मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। जैव रासायनिक प्रयोगशाला कैसे है भाई? क्योंकि ये जो है अमीनो एसिड जो होता है या अमोनिया जो होता है उसको यूरिया में चेंज करता है, तो वो आपका जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। ओके, यकृत। ये थे हमारे क्वेश्चन, बाकी जो सी टेट में पूछे बचे हैं तो ये थोड़े लेंथी है, आप देख सकते हो। फिर भी देखो ये कितने लेंथी क्वेश्चन है, तो इसलिए ये हम कल करेंगे, आज हम नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा भी बहुत अच्छे से। मेरे से इतनी अच्छी कोशिश हो उसकी मैंने की, और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा और अच्छी होती जाएगी, सुधार होता जाएगा। कुछ कमियां हैं तो उसमें प्रोग्रेस तो होगी। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इतना मैं दावा करती हूँ कि मैं जो ईवीएस आपको पढ़ाऊँगी, यानी कि अभी 2014 से लेकर, यानी कि 2014 से नहीं सॉरी 2011 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद फिर 2020 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो इतना मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपके 30 में से 28 नंबर आ जाएंगे। 28 मायने रखते हैं 28, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर इतना अच्छे से करवाया जाएगा, और उसके बाद फिर कंटेंट जो टॉपिक रहते हैं कुछ वो आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ।